Everyone, today we will solve some numerical problems related to chapter number 3 of physics class 12. So here my first question is, the storage battery of a car has an EMF 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बैटरी है जो कार में लगा हुआ है, ठीक है। उस कार के बैटरी का जो ईएमएफ है उसका कितना दिया हुआ है, ईएमएफ 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है 12 वोल्ट है। इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, मतलब उसका इंटरनल रेसिस्टेंस आई मीन स्मॉल आर कितना है, 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्स, तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बना लेते हैं। देखो सर्किट इसका कुछ इस टाइप से होगा, ये मेरा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आप ईएमएफ डाल दो, मतलब बैटरी डाल दो। बैटरी इज द ईएमएफ सेल बोलो या तो जो भी है, बैटरी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये है, इसके साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस लगा होता है, वो हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर दो कुछ टाइप से, कर दिए। ये मेरा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, ईएमएफ है। ई से ईएमएफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज द ईएमएफ। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है ईएमएफ, तो ई दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। चलो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 0.4 ओम, ठीक है। तो ये दो चीज़ है हमारे पास, बाकी तो कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है कि करंट सबसे पहले फाइंड करते हैं, फिर मैक्सिमम करंट फाइंड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता क्या है। ऐसे सर्किट में हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो करंट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे नेट ईएमएफ, मतलब जो टोटल ईएमएफ होता है ना, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय, हम लोग थ्योरी में पढ़े थे इसको, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस, तो नेट ईएमएफ जो है वो कितना है, ई के बराबर है, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर है, ठीक है, आर प्लस आर। चलो ये है। तो देखो एक्चुअली ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को यदि हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे तो हमारा जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप यदि हो जाएगा तो हमको मैक्सिमम करंट मिलने वाला नहीं है, ये तो करंट को रिड्यूस कर देगा ना। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब इसको हम अप्लाई यहाँ पे ना करें। यदि इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हमको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम करंट आई मैक्सिमम, इस आर को ख़त्म कर दो, जीरो कर दो, मतलब इसको हम लगाएंगे ही या नहीं, लगाएंगे ही नहीं, मतलब टोटल बैट सेल का जो एनर्जी है उसी को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसी में कितना करंट है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ई डिवाइड बाय स्मॉल आर, ठीक है। यही फॉर्मूला है इसका, आई मैक्सिमम का मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसी का इंटरनल रेसिस्टेंस। दिस इज द टोटल मैक्सिमम करंट ऑफ द सेल, आई मीन बैटरी, ठीक है। उस बैटरी पे उतना हमारा क्या करंट होगा कैलकुलेट कर लो। तो ईएमएफ कितना है मेरा, 12 वोल्ट, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाय कितना, 0.4। 0.4 क्या चीज़ है, हमारा रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना, देखो जीरो ये हटेगा तो नीचे यहाँ पे 20 हो जाएगा, मतलब 120 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ गया, 30 एम्पियर के बराबर आ गया। आपका रिजल्ट देख सकते हो। तो मैक्सिमम करंट कितना है मेरा, 30 एम्पियर। आप समझ चुके होंगे, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर, एक रेसिस्टर से कनेक्ट है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है वो समझो पहले। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यहाँ पे क्वेश्चन जो सेकेंड वाला आपका है वो पूछ रहा है आपको कि यदि एक बैटरी है, ये बैटरी ईएमएफ जिसका 10 वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर, यदि एक रेसिस्टर से कनेक्ट है। इफ़ द, मतलब पहले सर्किट बना लेते हैं हम लोग, इसका सर्किट बनाओ पहले, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको सर्किट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सर्किट हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, देख सकते हो क्या हो जाएगा। उस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। सबसे पहले एक रेसिस्टर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सर्किट में, तो देखो कुछ इस टाइप से होगा,
एक रेसिस्टर ऐड कर दिए। एक्सटर्नल मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज जहाँ से हमको मिलेगा उसको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है ना, उसको उस इंटरनल रेसिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग को कनेक्ट कर देना। चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक सेल लगा दो, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस अपना होगा। उसके बाद इसको क्लोज कर दो, वही एज इट इज़। यहाँ पे आर है, इंटरनल रेसिस्टेंस है ये वाला, ये ईएमएफ है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, अब ये तो मेरा पूरा सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है आर जो है कितना दिया हुआ है, 3 ओम है। आर इज़ 3 ओम और ईएमएफ भी दिया हुआ है 10 वोल्ट। ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और करंट भी बोल दे रहा है कि यहाँ से जो करंट ड्रॉन हो रहा है इस पे, मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट ड्रॉन हो रहा है वो कितना हो रहा है, करंट हाउ मच, करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है। वो चीज़ बोल रहा है, मतलब बोलता है इफ़ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, मतलब इस सर्किट में यदि करंट है 0.5 एम्पियर है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। तो सबसे पहले देखो टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको रेसिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस कितना है। ये रेसिस्टेंस यदि हमको मिल जाता है तो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस निकालते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको फार्मूला वही लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला है, आई इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। अब इसको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बाहर वाला है, इसी को तो निकालना है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी सबका वैल्यू पता है हमको। तो देखो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, चलो ठीक है। ईएमएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें 10 वोल्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख सकते हो 10 वोल्ट है। तो चलो 10 हम अप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लिख दिए, देखो ईएमएफ 10 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद आर हमको पता नहीं है और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा आर प्लस 3 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ये यहाँ नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 10 बाय 0.5। इसको कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा आपका, ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। कट करो ना, 5 20 टाइम्स में 100 कट जाएगा, ठीक है। एक कितना मिल गया, आर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 20। सो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आएगा 17 ओम, ठीक है। आर आपको मिल गया 17 ओम। अब हमको निकालना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। अभी हमारा आंसर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हमारा है क्या चीज़, V इज इक्वल्स टू EMF माइनस IR। आप प्रीवियस थ्योरी को थोड़ा माइंड में लाना, वहीं से हम यहाँ पे इसको अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो थ्योरी से आपका फार्मूला जो है V इज इक्वल्स टू टोटल EMF माइनस IR, ये फार्मूला है हमारा। इसमें आप पुट कर दो वैल्यू, ये 10 है, करंट कितना है हमारा 0.5 और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने से आपका आ जाएगा 10 माइनस ये आ जाएगा 1.5, ये कैलकुलेट करो तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 8.5 वोल्ट। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, यही तो टर्मिनल वोल्टेज है हमारा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी था। क्या था, एक बैटरी था, देखो फिर से क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो। एक बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर, मतलब इस रेसिस्टर से कनेक्ट था, ठीक है। इफ़ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, मतलब इस पूरे सर्किट में यदि इतना करंट मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। तो सबसे पहले इस रेसिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, रेसिस्टेंस निकल जाएगा तो यहाँ से वोल्टेज भी इसका मिल जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इसके बीच का वोल्टेज यहाँ से हमको मिल जाएगा, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो हमारे कुछ ही मिल गया, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ से हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है। तो दो तरीका यहाँ पे सीख लिए कि रेसिस्टेंस फाइंड करने का तरीका, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस निकालने का तरीका, और टर्मिनल वोल्टेज निकालने का भी तरीका, हम लोग दो चीज़ न्यूमेरिकल से सीख लिए। अब चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, थर्ड वन न्यूमेरिकल इज, ये है हमारा थर्ड में क्या है, देखो 8 रूम टेम्परेचर। ये थोड़ा सा इसमें हम बोले थे कि इसका फॉर्मूला एक है और फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना है उसी समय जिसमें लेक्चर हम बता रहे थे उसी समय। तो ये फार्मूला आपका जो है सो डायरेक्ट थोड़ा हम यहाँ पे बताएंगे और उस फार्मूला को आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है एट रूम टेम्परेचर यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। यहाँ क्या लिखा है, एट रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर
of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 to the power minus 4 पर कूलम। मतलब ये अल्फ़ा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अल्फ़ा से हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो रूम टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि हम T1 टेम्परेचर था, जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 था, उस समय जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री है, 27 डिग्री सेल्सियस है। उस समय जो रेसिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट मतलब जो रेसिस्टर बल्ब है वहाँ तो या तो नाइक्रोम कुछ भी है, उसमें जो स्टार्टिंग में था जब रूम टेम्परेचर पे था तो उसका जो रेसिस्टेंस था वो कितना था, 100 ओम था, ठीक है। मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, बट टेम्परेचर मेरा धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। तो तो देखो T1 27 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम रेसिस्टेंस था, लेकिन अब क्या बोलता है कि यदि इसका टेम्परेचर में हम इंक्रीमेंट कर दिए, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने से, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट क्या लिखा है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, मतलब कितना टेम्परेचर उसमें बढ़ा या कुछ भी हुआ, घटा बढ़ा जो भी, तो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से जो भी हुआ एलिमेंट ऑफ द रेसिस्टेंस फाउंड टू बी इतना, मतलब टेम्परेचर घटा या बढ़ा हमको नहीं पता, उस चीज़ को हमको फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखा गया क्या कि उसका रेसिस्टेंस जो बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ने से कितना हो गया 117, पहले 100 ओम था, अब बढ़ के कितना हो गया 170, मतलब रेसिस्टेंस का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब T1 टेम्परेचर हमको पता है, लेकिन अब यहाँ पे T2 निकालना है हमको कि नया टेम्परेचर क्या था जिससे इसका रेसिस्टेंस इतना बढ़ गया, ठीक है। गिवन दैट कुछ दिया हुआ इसमें कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, जिसका वैल्यू तो चेंज कभी नहीं होता, रेसिस्टिविटी कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कभी चेंज नहीं होता, अल्फ़ा जो है उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा उस चीज़ को मैं लिखूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो, ये RO का मतलब है स्टार्टिंग का, इनिशियल, ठीक है। तो इनिशियल पे जो रेसिस्टेंस है वो कितना है देख सकते हो, 100 ओम, ठीक। चलो, और नया रेसिस्टेंस मतलब इस टेम्परेचर T टेम्परेचर पे जो हमारा रेसिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 170। चलो यहाँ लिखते हैं 117 ओम, ठीक। T1 टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 टेम्परेचर कितना है मेरा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम था, ठीक है। अब T2 हमको फाइंड करना है, T2 हमको पता नहीं है, T2 फाइंड करना है। और अल्फ़ा भी दिया हुआ है, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है वो 1.70 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो। चलो ठीक है, सारा कंटेंट्स हमको मिल गया, यहाँ पे T2 निकालना है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब तुम चाहो तो इस टेम्परेचर को भी यहाँ कैलकुलेट कर लो, यदि कैल्विन में करना चाहते हो तो क्या होगा 27 डिग्री को यदि कैल्विन में करोगे तो कितना से हम लोग ऐड करेंगे, 273 से करते हैं ना, 273, तो ये कितना हो जाएगा 300 कैल्विन के बराबर आ जाएगा। चलो ठीक है, अब फार्मूला देखते हैं क्या है। फार्मूला है RT, मतलब नया टेम्परेचर जो आपको ये वाला है इसके बराबर होता है स्टार्टिंग वाला, नया स्टार्टिंग का टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस जो है वो वाला इज इक्वल्स टू R स्टार्टिंग इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये डेल्टा मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ है कुछ ये फार्मूला RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, दिस इज द फार्मूला। अब हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है डेल्टा टी, डेल्टा टी से ही T2 मिलने वाला है, ठीक है। तो डेल्टा टी को ही सब्जेक्ट करना है, तो यदि यहाँ से तुम डेल्टा टी सब्जेक्ट करते हो तो डेल्टा टी सब्जेक्ट करने से आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो डेल्टा टी सब्जेक्ट करने से आपको मिल जाएगा RT माइनस R0, देखो क्यों लिख रहे हैं कि 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ टाइप से ही वैल्यू मिलने वाला है, RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0, ये तो नीचे जाएगा ना, ठीक है। तो RT माइनस ये देखो इसका भी कोफिशिएंट है इसका भी है, ठीक है, दोनों का कंपोनेंट है, तो उसके हिसाब से आपका RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0 इतना आया, और ब्रैकेट में 1 बाई अल्फ़ा इतना, कुछ इस टाइप से आपका रिजल्ट आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, डेल्टा टी इज इक्वल टू कुछ इतना आएगा, ठीक है। अब जब डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया तो डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, फाइनल में टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, इसी को फिर से एक बार लिख लो R0 1 बाई अल्फ़ा, कुछ टाइप से लिख सकते हैं हम लोग,
तो देखो T2 हमारा नहीं पता, T1 तो पता है ना कितना है, हम लोग पहले डिग्री सेल्सियस में हिल लेते हैं। 27, 27 पुट कर दो तो T2 माइनस 27 इज इक्वल्स टू RT, देख लो वैल्यू पता है कितना है 117, तो 117 और स्टार्टिंग वाला कितना है 100, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय ये भी 100 है, ठीक है। और अल्फ़ा का भी वैल्यू पता है 1 बाई कितना वैल्यू पता है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इतना है, ठीक है। तो कुछ इतना है। अब इसको तुम यदि कैलकुलेट करते हो राइट साइड में, इस पूरे राइट साइड को कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1000 के बराबर। आप कैलकुलेट करके आराम से देख लेना, तो ये 1000 के बराबर आएगा, ठीक है। यदि ये 1000 के बराबर आ रहा है तो T2 माइनस इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 27, मतलब कितना आएगा 1027, कितना आएगा 1027। किस में आ रहा है, डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में इसको रखे थे इसलिए। तुम यदि चाहो इसको तो केल्विन में कर सकते हो, केल्विन में करोगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो केल्विन में करो, तो केल्विन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1027 प्लस 273, तो ये चला जाएगा आपका कितना, ये चला जाएगा 1300 केल्विन, 1300 केल्विन। दिस इज आंसर। ए भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर निकालने का तरीका हुआ, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हमको लोग कुछ इसको कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला बस आपको माइंड में रखना है, दिस इज द फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट आपको बता दिए, कहीं पे इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ था, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला ही आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग T2 टेम्परेचर निकाल लिए कुछ इस फार्मूला से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए नेग्लिजिबल, देख सकते हो यहाँ पे ए नेग्लिजिबल स्मॉल करेंट इज पास थ्रू ए वायर, क्या है देखो फिर से, ए नेग्लिजिबल स्मॉल करेंट इज पास्ड थ्रू a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the एक्सपेरिमेंट, मतलब टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसका कहने का मतलब है कि टेम्परेचर यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट करने के समय जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, टेम्परेचर एज इट इज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेग्लिजिबली स्मॉल करंट, मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल करंट बहुत छोटा करंट है जो पास हो रहा है किससे, एक वायर से, जिसका लेंथ कितना है 15 मीटर है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेसिस्टेंस कितना है मेजर्ड टू बी 5 ओम, मतलब आर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो रेसिस्टिविटी नहीं निकाल सकते हो, रेसिस्टिविटी हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, एल दिया हुआ है कितना 15 मीटर और आर दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, दिस वन वैल्यूज। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं R इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, दिस वन फार्मूला यू नो ऑलरेडी, दिस वन फार्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि ऐसा है तो यहाँ से हमको सब्जेक्ट करना है किसको, रेसिस्टिविटी को, तो रेसिस्टिविटी निकालना तो इस रो को सब्जेक्ट करो, तो यहाँ से हो जाएगा RA डिवाइडेड बाई L, ठीक है। तो सब का वैल्यू तो पता है, सब्स्टिट्यूट करो और आंसर ले लो। तो R का वैल्यू कितना है 5 है, और A का वैल्यू 6 × 10⁻⁻⁷ और L का वैल्यू है 15, ठीक है। सब तो ऐसा यूनिट में है इसलिए कैलकुलेट कर दो डायरेक्ट, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा 2 × 10⁻⁻7 ओम मीटर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ये छोटा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, ठीक है, 4th नंबर। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा सो देखो, पूछा है ये नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दिस एंड इट्स रेसिस्टेंस इज 5 ओम, व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सॉरी ठीक है यहीं तक है आंसर, ओके दिस इज योर राइट आंसर, इसमें और क्वेश्चन नहीं है, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 5th नंबर। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देख लो पहले। 5th नंबर क्वेश्चन है मीटर ब्रिज से, वो मीटर ब्रिज से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन है इन ए मीटर ब्रिज
देखो इन ए मीटर ब्रिज, एक मिनट, इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट आप समझ रहे होगे, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए उस जगह पे, 0 होना चाहिए। तो देखो इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, आपको सर्किट देखना है। देखो डायग्राम कुछ इस टाइप से बना हुआ, हम डायग्राम यहीं पे कैलकुलेट भी कर दिए हैं, देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। देखो यहाँ पे एंड ए बनाया हुआ है, यहाँ पे एंड बी बनाया हुआ है। ये वायर है, मीटर ब्रिज में एक ही वायर होता है, ये वाला, जिसको हम लोग कॉन्स्टेंटेंट वायर बोलते हैं। तो इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ए से इस पॉइंट पे देखो जॉकी लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो 0 मिला। और यदि ये 0 मिला तो 100% इस पॉइंट पे हमारा क्या था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ गया। तो वही बोल रहा है इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए से यहाँ तक 39.5 पर आकर के बैलेंस हो गया। व्हेन द रेसिस्टर वाई देखो कहाँ पे है, इस जगह पे वाई माना गया, वाई इज ऑफ 12.5 ओम। देखो 12.5 ओम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्या बोलता है, डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ एक्स, इसका रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये वायर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इसका रेसिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड करना है, जिसका भी रेसिस्टेंस हमको पता नहीं है। वाई, और उसके बाद एक क्वेश्चन उसमें और भी है, उसको हम लोग बाद में रीड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स फाइंड करना है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये हम लोग जानते हैं कि इसमें जो मीटर ब्रिज में जो वायर लगा होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, मतलब आई मीन 1 मीटर का होता है। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यदि ये 100 सेंटीमीटर का है तो 39.5 सेंटीमीटर पे क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। तो बैलेंस कंडीशन आई जी इज इक्वल टू 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा वो हमको 0 मिलेगा, और ये सर्किट जो बैलेंस हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी तो वही होता है कि यदि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट जो कि क्या किस कंडीशन में आ गया, बैलेंस कंडीशन में आ गया। तो हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे फार्मूला यदि हम अप्लाई करें तो हमारा एक्चुअली हम यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ कुछ इस टाइप से हम बताए थे, चेंज ऑफ लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यदि देखें, फार्मूला आप देख सकते हो, फार्मूला कुछ टाइप से होगा, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल, कुछ इस टाइप। अब बहुत सारा हम यदि आपको बताएंगे, हो सकता है वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल, कुछ इस टाइप से भी बता सकते हैं, हम बताए होंगे। तो आप उस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो। चलो यहाँ पे एक बार लिख भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को यदि हम पलट दें तो पलटने से क्या वैल्यू आएगा, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। ठीक है, कुछ ये फार्मूला हमारा है। तो यदि ये फार्मूला है तो बस सबका तो वैल्यू हमको पता है। देखो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका मतलब ये एल है, एल लेंथ हमको पता है। देखो इसको एल माने, इधर जो बचा वो क्या है मेरा 100 माइनस एल, मतलब टोटल यदि 100 है तो एल हमको पता हो गया कि मतलब एल लेंथ पे ये बैलेंस हो गया, इस 39.5 पे बैलेंस हो गया। तो 100 में 39.5 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा 100 माइनस एल होगा। तो 100 माइनस एल यदि करते हैं तो कितना आता है 60.5, मतलब आपका एल जो है वो कितना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट कर लो एक्स, क्योंकि वही हमको कैलकुलेट करना। तो एक्स का सब्जेक्ट करेंगे, देखो एक्स सब्जेक्ट कर लिए, एल बाय 100 माइनस एल, और ये वाई जो है सो उसके मल्टीपल में चले गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू एल के जगह कितना 39.5 ये वाला, डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल करने से कितना आता है 60.5, उसको 60.5 पुट कर दिए, इंटू 12.5, ये कहाँ से आ गया, इसका वैल्यू देखो वाई का वैल्यू दिया हुआ है 12.5, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से हमारा रिजल्ट आता है 8.2 ओम, मतलब इसका रेसिस्टेंस जो है वो कितने के बराबर है, 8.2 ओम के बराबर है। ठीक है, तो ये आंसर कुछ इस टाइप से, ये मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सारा वैल्यू दिया होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या है 100 माइनस एल कैलकुलेट कर लिए हम लोग, और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तीन चीज़ जब दिया हुआ तो चौथा चीज़ निकल जाता है। देखो पहला दिया हुआ है, दूसरा तो ईजिली निकल गया, तीसरा तो दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट वन सेकेंड वन दिया हुआ है, दो चीज़ दिया हुआ है, ये तो यहाँ से ईजिली निकल गया हमारा।
तीन चीज़ निकल गया, चौथा तो आराम से निकलेगा, क्योंकि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में ही जानते हैं पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। 4 4 ही रेसिस्टेंस होता है, और 4 रेसिस्टेंस में से यदि हमको 2 पता है या तो 3 पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 3 पता होना चाहिए, 3 यदि पता है तो चौथा तो निकलना ही है। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में वैसा होता है, और यहाँ पे उसी का एप्लीकेशन है हमारा मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज में हमको 2 चीज़ पता होने से तीसरा चीज़ अपने निकाल लेते हैं, और चौथा ऑलरेडी निकल जाएगा तीनों को अप्लाई करने से, ठीक है, कुछ टाइप से होता है। तो अब यहाँ पे आता है सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में छोटा सा देखो, यहाँ कुछ और पॉइंट ऐड किया हुआ है, उसको हमको कैलकुलेट करना है। क्या पूछ रहा है, वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रेसिस्टर्स इन या व्हीटस्टोन या फिर मीटर ब्रिज, दोनों को बोल दिया, दोनों में कंडीशन डाल दिया, व्हीटस्टोन रहे या फिर मीटर ब्रिज रहे, मेड ऑफ थिक कॉपर वायर स्ट्रिप्स। मतलब बोलता है ना कि ये जो वायर है, आई मीन इसमें जो तार जोड़ा होता है कॉपर, इसमें जो तार लगा होता है यदि ये कॉपर का हो, 1 मिनट के लिए, तो ये पूछ रहा है कि इसमें यदि हम कॉपर का लगाएंगे तो कॉपर का वायर जो है सो थिक क्यों लगाया जाता है, मतलब मोटा कॉपर स्ट्रिप्स क्यों लगाया जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा इसलिए लगाया जाता है उसमें कॉपर का थिक, कॉपर का जो तार उसमें लगा होता है वो मोटा इसलिए लगाया रहता है क्योंकि यदि हम पतला लगाएंगे तो वो जल जाएगा। उसके अब बोलोगे जलेगा कैसे, जलेगा इसलिए क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल्स टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो L डिवाइड बाई। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि कम होगा, पतला तार लगाएंगे तो कम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यदि ये कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वायर जल जाएगा ना। तो वायर को जलने से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रखना पड़ता है, थिक रखना पड़ता है कॉपर वायर को। यदि कॉपर वायर थिक रहेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा, और रेसिस्टेंस लेस होगा तो 100% हमारा तार नहीं जलेगा, ठीक है। ये चीज़ है, चाहे यहाँ पे लगा हुआ हो, चाहे हमारा ये पूरा सर्किट बनाने में कॉपर वायर लगा हो, ये तो एक्चुअली नहीं होता है। ये वायर जो लगा होता है ना कॉन्स्टेंटेंट का होता है, वो एलॉय होता है, ठीक है। तो ये सब जो तार लगा होता है ना इसके कनेक्शन में, वो वाला कॉपर वायर का बात कर रहा है कि वो उसका जो स्ट्रिप्स है वो थिक क्यों होता है। तो थिक होने का रीज़न है कि उसका रेसिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो, रेसिस्टिविटी जो उसका जो है वो क्या रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रेसिस्टेंस जो है सो कम करने के लिए। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस मेरा घट जाएगा, जिससे तार हमारा सेफ रहेगा, तार मेरा जलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको आंसर सिंपल देना है कि रेसिस्टेंस को लेस करने के लिए, फॉर लेस रेसिस्टेंस, है ना। और आंसर विल बी फॉर लेस रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फॉर लेस रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द मीटर ब्रिज। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस लेक्चर का, वो देख सकते हो, ये है लास्ट क्वेश्चन। देखो ये पोटेंशियोमीटर से है, मीटर ब्रिज तक हो गया, और पोटेंशियोमीटर से लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का। ये है लास्ट क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है आपको, देखो ये पूछ रहा है आपको कि ये पोटेंशियोमीटर है जिसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। देखो बोलता है इन ए पोटेंशियोमीटर arrangement a cell of EMF is this 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell, क्या बोल रहा है, if the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि मान लो ये यही वायर है, उस मीटर ब्रिज में पोटेंशियोमीटर में तार तो बहुत सारा होता है ना, 3-4 होता है टोटल, 4 मीटर का भी होता है, 6 मीटर का भी, डिफरेंट मीटर पोटेंशियोमीटर का सर्किट होता है, ठीक है। किसी में 4 वायर का स्ट्रिप लगा होता है, किसी में 6 वायर का लगाता है, किसी में 5 होता है, किसी में 3 भी होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो भी हो, आखिर वायर ही तो होता है उसमें, तो वो और वायर एज इट इज होता है, वही कॉन्स्टेंटेंट का होता है। तो क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है ना कि पोटेंशियोमीटर का जो वायर अरेंजमेंट है उसमें एक सेल कनेक्ट किया गया, तो सेल को कनेक्ट करने से जो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कितना है, स्टार्टिंग में बोल रहा है 1.25 वोल्ट है, स्टार्टिंग में 1.25 वोल्ट है, ठीक है। और उसका जो बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट वो कितना मीटर पे आ रहा है, 35 सेंटीमीटर, मतलब तार के 35 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, मतलब उस जगह पे बैलेंस हो जा रहा है। यदि 1.25 वोल्ट EMF में दिखा रहा है, उस समय हमारा जो जॉकी है वो किस पॉइंट पे है, 35
सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब क्या करता है, सेल को चेंज कर देता है, बैटरी को चेंज कर दे रहा है, सेल जो लगा रहा है दूसरा सेल को चेक करने के लिए। मतलब पहला काम को पता चल गया कि इसका ईएमएफ कितना है, 1.25 वोल्ट है, जो कितने पे बैलेंस हो रहा था, कितना डिस्टेंस पे बैलेंस हो रहा था, 35 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा था। चलो ठीक है। अब क्या बोलता है कि सेल को चेंज कर रहे हैं, तो सेल को यदि चेंज कर दिया, सेल को चेंज करेगा तो उसका लेंथ बोलता है, लेंथ सेल यदि चेंज किया, देखो क्या बोलता है, इफ़ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, दूसरे सेल को यदि वहाँ पे चेंज करता है तो जो बैलेंस पॉइंट जो 35 पे बैलेंस कंडीशन में आ जा रहा था वो अब कहाँ पे आ रहा है, 63 पे बैलेंस आ रहा है, 63 पे बैलेंस हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल, जो दूसरा बैटरी लगाया गया उसका ये ईएमएफ कितना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो हमारा ईएमएफ स्टार्टिंग वाला कितना था, 1.25 वोल्ट, यही है ना, 1.25 वोल्ट। तो उसका लेंथ उस समय कितना था, L1 कितना था, 35 सेंटीमीटर। तो E2 हमको पता नहीं है, और E2 जब लगाया गया, दूसरा सेल लगाया गया, तो उसमें जो लेंथ है वो कितना है, 63 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे L2 हमारा 63 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। अब हमको निकालना तो E2 है, वही तो पूछ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला ही है कि E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाई L2, दिस वन फार्मूला। तुम एक बार इसको एक्सचेंज करो, कैलकुलेट करने में अच्छा लगेगा। इसको पलट दो तो इधर भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू L2 बाई L1, इस तरह से। तो हमको कैलकुलेट करना E2 को, तो E2 इज इक्वल्स टू, इधर चला जाएगा L2 बाई L1, और ये E1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा, ईएमएफ है, ठीक है। तो देखो L2 कितना है हमारा, 63, देख सकते हो यहाँ पे 63, L1 कितना है, 35, ठीक है, और E1 कितना है, 1.25। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने से हमारा रिजल्ट आता है 2.25 वोल्ट, दिस इज द रिजल्ट। यही हमको, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी है, ये फार्मूला भी बहुत इजी है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको यदि समझ जाते हो तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो आसान हो जाएगा। ओके, so this is the final result of this question. So this is all about total lecture. So thank you for watching.